तो अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता करते हैं। रैंक था मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। फिर हमने रैंक का दो तीन प्रॉपर्टी देखा था। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखा रैंक का। फिर रैंक का पहला प्रॉपर्टी देखा कि रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो और कॉलम। और फिर तीसरा प्रॉपर्टी था कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नंबर है तो फिर उस मैट्रिक्स का रैंक होगा n। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो फिर मैट्रिक्स का रैंक होगा n से कम, दैट इज फ्रॉम जीरो टू n माइनस वन। और जीरो तो तभी होगा जब मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो, बाकी केसेस में 1 से n माइनस वन। अब हम लोग अभी तक जो सीखे हैं उस बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है गेट प्रीवियस ईयर्स में वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम गेट 2017। ये पूछा गया था ईसीई डिपार्टमेंट में। द क्वेश्चन इज फाइंड द रैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है और इसका हमें रैंक पता करना है। तो ये दोनों ही काफी सिंपल प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम भी गेट 2017 से ही है, वो सीएस में पूछा गया था। तो आइए पहले इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा गया है फाइंड द रैंक ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3। अब इसको सॉल्व करने का कई सारा तरीका हो सकता है। एक तो हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये मेरा पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2। अगर देखा जाए तो C1 और C2 ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉलम है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि C1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके C2 नहीं लाया जा सकता है। C1 है 513, C2 है 1006। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे इस तीनों को मल्टीप्लाई करे और C2 मिल जाए। तो इसका मतलब C1 और C2 इंडिपेंडेंट है। तो बस पहले दो कॉलम को देखकर ये बताया जा सकता है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट कॉलम तो यहीं देख गए। अब अगर ये तीसरा कॉलम भी इंडिपेंडेंट होगा तो फिर रैंक 3 होगा। और अगर ये तीसरा कॉलम इन दोनों कॉलम का कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन है तो उस केस में रैंक 2 होगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि ये जो तीसरा कॉलम है C3 इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ C1। C1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6। तो इसका मतलब ये C3 इंडिपेंडेंट कॉलम नहीं है, C3 तो C1 का ही मल्टीपल हो गया। तो फिर रैंक अगर कैलकुलेट करना है तो ये दोनों डिपेंडेंट कॉलम है, इंडिपेंडेंट कॉलम बस C1 और C2 है। तो सीधा देख करके बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक होना चाहिए 2। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली ये बताया जा सकता है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। रैंक 2 होगा तो इससे अगर अब यहां से पूछा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा तो डिटर्मिनेंट होना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तभी होता है जब मैट्रिक्स हो फुल रैंक मैट्रिक्स। अगर रैंक 3 होता तो फिर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नंबर होता। तो इस डिटर्मिनेंट मेथड से भी अगर सॉल्व करना है, पहला तो डायरेक्टली दिख गया कि सिंस C3 इज ट्वाइस ऑफ C1 और C1 एंड C2 आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर रैंक इज 2। दूसरा, अगर डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया जाए। अगर 0 तो इसका मतलब कि रैंक इज लेस देन 3। अगर नॉन जीरो तो इसका मतलब रैंक इज इक्वल टू 3। यहां पे अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया जाए तो 5 इंटू 0 माइनस 12 माइनस 10 इंटू 6 माइनस 6, तो ये तो 0 ही मिलेगा, प्लस 10 इंटू 6 माइनस 0। अब यहां से आया माइनस 60 और प्लस 60, ये तो 0 हो गया। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, देयरफॉर रैंक इज लेस देन 3। 3 तो होगा नहीं, लेस देन 3 मतलब रैंक तो 2 ही हो सकता है, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट रो या कॉलम तो ऐसे ही दिख रहा था। ये C1 C2 इंडिपेंडेंट है, या फिर कॉलम वाइज देखें तो R1 और R2 भी इंडिपेंडेंट है। तो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम था। आंसर होगा द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया गया है और बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स P प्लस Q। अब इसमें बच्चे कई बार गलती ये करते हैं कि रैंक ऑफ P प्लस Q इज रैंक ऑफ P प्लस रैंक ऑफ Q। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। रैंक में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि रैंक ऑफ P प्लस Q इज रैंक ऑफ P प्लस रैंक ऑफ Q। तो यहाँ पे सिंपली पहले तो P प्लस Q कैलकुलेट करना है और जो मैट्रिक्स आएगा फिर उसका रैंक पता करना है।
तो अगर p प्लस क्यू कैलकुलेट करना है तो सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। फिर ऐसे ही सेकेंड रो को वहां सेकेंड रो से ऐड करेंगे तो 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 3 9, 4 प्लस 6 10। वैसे ही फिर यहां मिलेगा 8 8 और 8। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स p प्लस क्यू। अब यहाँ पे इधर ये तो डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लिया जाए या फिर कोई डायरेक्टली रिलेशन मिल जाए। तो इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए p प्लस क्यू में, ये है हमारा पहला रो r1, ये है r2 और ये है r3। अगर इस मैट्रिक्स में ठीक से देखा जाए तो r1 और r2 को ऐड करके r3 मिल रहा है, राइट। r1 और r2 तो इंडिपेंडेंट, क्योंकि r1 से ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे r1 को मल्टीप्लाई करे और r2 मिल जाए। तो r1 और r2 तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन r3 इज सम ऑफ r1 एंड r2। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 8 प्लस 0 8, 9 माइनस 1 10 माइनस 2। तो इसका मतलब r3 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ r1 एंड r2 and r1 and r2 are independent. So therefore the rank of this matrix p plus q, this will be 2. तो ये दोनों ही काफी सिंपल प्रॉब्लम थे। अच्छा, यहाँ पे फिर से अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हो p प्लस क्यू का, तो बिना कैलकुलेशन के बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 ही होगा, क्योंकि जब भी रैंक n से कम होगा, अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और रैंक 3 से कम आया तो मतलब डिटर्मिनेंट 0 ही होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो तभी होगा जब मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स हो। तो इन दोनों क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का भी आंसर होगा रैंक इज 2, दूसरे का भी आंसर होगा रैंक इज 2। आगे हम लोग दो प्रॉपर्टी और देखेंगे। एक तो हम लोग सीखेंगे कि नलिटी क्या होता है, और दूसरा एक और रैंक का प्रॉपर्टी देखेंगे जिसके हेल्प से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स के रैंक के प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। टोटल हम लोग को 5 प्रॉपर्टी सीखना था। सबसे पहले तो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो ये तो डेफिनेशन था, इसके अलावा 5 प्रॉपर्टी सीखना था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। मतलब अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, 2 रो 4 कॉलम, तो फिर मैट्रिक्स का रैंक 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 या फिर 2 से कम होगा, क्योंकि मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम इज 2, 2 रो 4 कॉलम। फिर आगे हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक पता करना है, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर रैंक कैलकुलेट करना है तो सिंपली उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। दो पॉसिबिलिटी है, या तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा या फिर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज n, और ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते थे फुल रैंक मैट्रिक्स। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, मतलब रैंक इज 3। And if the determinant of matrix is 0, then in that case the rank of matrix will be less than n. ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीसरा सीखा था। अब हम लोगों को सीखना है कि मैट्रिक्स का नलिटी क्या होता है, व्हाट इज नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन है, ये रैंक से ही रिलेटेड है। नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अभी एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये ऑर्डर क्या है और रैंक तो हम लोग पहले ही सीखे। तो नलिटी इज बेसिकली ऑर्डर माइनस रैंक। तो अगर किसी क्वेश्चन में फाइंड द नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, तो बेसिकली हमें रैंक पता करना है और फिर ऑर्डर माइनस रैंक, ये होगा नलिटी। अब ऑर्डर का क्या मतलब है, जैसे अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो फिर उसका ऑर्डर होगा 3। अगर 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है तो फिर ऑर्डर होगा 4। तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 2 2 2 3, और फिर यहां पे है मेरे पास 3 1 और 5। ये एक मैट्रिक्स है एंड द क्वेश्चन इज फाइंड नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स। फाइंड नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स A। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है नलिटी फाइंड करने के लिए, बट बेसिकली हमें रैंक ही कैलकुलेट करना है, बिकॉज ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3। तो एक बार अगर हम लोग रैंक कैलकुलेट कर ले तो फिर नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी ऑर्डर इज 3 माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स।
तो बेसिकली ये प्रॉब्लम रैंक का ही है। एक बार रैंक निकल जाए तो फिर नलिटी इज 3 माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का नलिटी कितना होगा, फिर इसका मीनिंग भी समझेंगे कि आखिर नलिटी का मतलब क्या होता है। तो इस मैट्रिक्स का अगर रैंक पता करना है तो अब तो हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉलम वाइज देख के बस ये 3x3 मैट्रिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन ये होता है कि रैंक 2 है या 3, क्योंकि एक जब होगा तब तो ऐसे ही देख के ही पता चल जाता है, क्योंकि सारा रो और कॉलम एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे अगर कॉलम वाइज जैसे देखा जाए तो ये है अपना फर्स्ट कॉलम C1, ये है C2, और C1 और C2 इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि C1 और C2 एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अब C3 को अगर देखा जाए देन C3 इज सिंपली सम ऑफ C1 एंड C2। इसी तरह से ये मैट्रिक्स क्रिएट किया गया है कि अगर C1 और C2 को ऐड करें तो C3 मिलेगा। 1 + 2 is 3, -1 + 2 is 1, 2 + 3 is 5. So this means C3 is a linear combination of C1 and C2. C3 is 1 times C1 plus 1 times C2. तो फिर इसमें इंडिपेंडेंट रो या कॉलम कितना है? तो आंसर इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम इज 2। अगर दो इंडिपेंडेंट कॉलम है तो इंडिपेंडेंट रो भी 2 ही होगा। ठीक, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का अगर रैंक पूछा जाए देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो एंड कॉलम। Maximum number of independent row and column is 2. So therefore the rank of this matrix is 2. तो फिर nullity कितना होगा इस मैट्रिक्स का? Nullity will be 3 minus 2, that is 1. अब जो ये नंबर 1 आया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इस 1 का मतलब यहां समझते हैं हम लोग। Nullity बेसिकली होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में रो या कॉलम ऑपरेशन करे तो मैक्सिमम कितने रो या कॉलम को जीरो बनाया जा सकता है। जीरो मतलब उस वो पूरा रो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। तो जैसे यहां पे अगर हम लोग ये कॉलम ऑपरेशन करें कि C3 goes to C3 minus C1 minus C2। ठीक है, अगर C3 के जगह पे लिखे C3 minus C1 minus C2 तो फिर जो अपना मैट्रिक्स A है वो कुछ ऐसा बनेगा 1 minus 1 2 2 2 3 और फिर 3 minus 1 minus 2, so that will give us 0, 1 minus minus 1 minus 2, so this is again 0, 5 minus 2 minus 3 0। तो एक जो ये कॉलम था तीसरा कॉलम ये कंप्लीटली जीरो बन चुका है। एक कॉलम कंप्लीटली जीरो बना, इसका मतलब नलिटी इज 1। अगर नलिटी 2 होता तो फिर कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम इस रो या कॉलम ऑपरेशन के बाद कंप्लीटली जीरो बनाया जा सकता है। तो नलिटी का मतलब बेसिकली ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स which can be completely converted into zero after some row और कॉलम ऑपरेशन। तो ये था हम लोगों का तीसरा प्रॉपर्टी। एक्चुअली पहला तो ये बेसिकली रैंक ही है, तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी तक 3 सीखा है। सबसे पहला रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम। दूसरा हमने सीखा है स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता करते हैं, और तीसरा फिर हम लोगों ने देखा कि नलिटी क्या होता है। आगे 2 और प्रॉपर्टी सीखना है। तो इन चारों प्रॉपर्टी के बाद अब हमें सीखना है 5वां प्रॉपर्टी। द 5th प्रॉपर्टी इज, अगर मान लीजिए हम लोगों के पास दो मैट्रिक्स है A और B और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए देन द प्रॉपर्टी इज रैंक ऑफ A into B is less than or equal to minimum of rank of A and rank of B। कई बार ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली गेट में 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। तो ये याद रखना है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है A और B तो फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रैंक होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ B। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक 4x3 मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का रैंक है, अगर 4x3 मैट्रिक्स है तो इसका मैक्सिमम रैंक तो 3 हो सकता है, तो मान लीजिए इस मैट्रिक्स का रैंक है 3। और एक और मैट्रिक्स है B। अब A B डिफाइंड हो इसके लिए जरूरी है कि A में जितना कॉलम है B में भी उतना ही रो होना चाहिए। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है 3 into 5। ठीक है, तो फिर इस मैट्रिक्स अब ये प्रोडक्ट A B डिफाइंड होगा बिकॉज A B इज डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन B। अब मान लिया जाए कि इस मैट्रिक्स B का रैंक है 2। ठीक है, 2 हो ही सकता है रैंक बिकॉज रैंक कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 3, मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम इज 3।
तो एक मैट्रिक्स है ए जिसका रैंक है 3, दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका रैंक है 2। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर जो ए बी का ऑर्डर होगा, सबसे पहले तो ऑर्डर होगा 4 into 5, और इस ए बी का जो रैंक होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। ए का रैंक 3, बी का रैंक 2। तो मतलब ए बी का रैंक इन दोनों का मिनिमम है 2, तो फिर 2 या 2 से कम होगा। एक मैट्रिक्स था ए जिसका रैंक था 3, दूसरा मैट्रिक्स था बी जिसका रैंक था 2। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा ए बी, इस मैट्रिक्स का रैंक कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होगा, या तो 2 होगा या फिर 2 से कम होगा। तो ये है अपना पांचवा प्रॉपर्टी। और जो आखिरी प्रॉपर्टी हम लोगों को सीखना है, ये काफी सिंपल है। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज किया जाए, तो फिर ट्रांसपोज का भी वही रैंक होगा जो उस मैट्रिक्स का रैंक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये इसके डेफिनेशन से ही ऑब्वियस है, बिकॉज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। जितना इंडिपेंडेंट रो होता है उतना ही इंडिपेंडेंट कॉलम होगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक मान लिया जाए 3 है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि उस मैट्रिक्स में 3 इंडिपेंडेंट रो है। अब अगर ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो था वो कॉलम बन गया, तो अगर रो इंडिपेंडेंट था तो कॉलम भी इंडिपेंडेंट होगा। सो दैट मींस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज रैंक ऑफ ए। तो ये 6 प्रॉपर्टी था, बेसिकली 5 प्रॉपर्टी और एक रैंक का डेफिनेशन, जो हमें ठीक से याद रखना है। इसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई 3x4 मैट्रिक्स है या फिर 4x4 मैट्रिक्स है तो उसका रैंक कैसे पता करते हैं। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के रैंक का दूसरा डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ये है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। यहाँ पे एक एक वर्ड ठीक से समझना है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर। इस वर्ड नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। So rank of a matrix is the order of highest order non-singular square submatrix। अब ये सब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में अगर कुछ रो और कॉलम्स को हटा के जो मैट्रिक्स बनाया जाता है उसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी देखेंगे इस एग्जांपल से। So the rank of a matrix is the order of highest order non-singular square submatrix of any matrix। उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास ये 3x4 मैट्रिक्स है। 3x4 मैट्रिक्स मतलब 3 रो है इसमें और 4 कॉलम है। अब अगर हम पूछे यहाँ पे कि 3x3 कितना सब मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, 3x3 सब मैट्रिक्स, तो इसका मतलब किसी एक कॉलम को हटाना होगा। अब टोटल यहाँ 4 कॉलम है और हम लोगों को बस 3 ही कॉलम सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ 3x3 स्क्वायर सब मैट्रिक्स ये होगा 4c3, दैट इज 4। मतलब 4 स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। क्या क्या हो सकता है वो मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मान लीजिए इस 4th कॉलम को हटा दिया जाए, तो इन तीनों कॉलम से एक 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। इसको मान लीजिए A1 लिख लिया जाए, तो A1 कुछ ऐसा मैट्रिक्स बना 1 -1 2, फिर वैसे ही 1 8 2 2 7 4। तो ये इसको बोलेंगे कि दिस इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A। A1 इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ A। व्हाई? बिकॉज A1 का जो तीनों कॉलम है वो A से लिया गया है। ये है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो ये तीनों A से ही आया है, इसलिए A1 को बोलेंगे कि A1 इज सब मैट्रिक्स ऑफ A। वैसे ही दूसरा सब मैट्रिक्स क्या हो सकता है 3x3 ऑर्डर का। इस पहले सब मैट्रिक्स में चौथे कॉलम को डिलीट किए थे, अब तीसरे कॉलम को डिलीट करेंगे, मतलब C1 C2 और C4, इन तीनों से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको भी सब मैट्रिक्स बोला जा सकता है। सो 1 1 2 -1 8 7 एंड देन वी हैव 6 -4 11। तो ये दूसरा सब मैट्रिक्स होगा। फिर से ये सब मैट्रिक्स है क्योंकि जो मैट्रिक्स A2 के कॉलम्स है वो A से ही आए। इसी तरह से 2 और सब मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। ये जो तीसरा सब मैट्रिक्स A3 बन रहा है, इसमें हम C2 को डिलीट करने जा रहे हैं, तो मिलेगा C1 C3 और C4, 1 1 2 then 2 2 4 and then we have 6 -4 and 11। और चौथा स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाया जा सकता है बाय डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम।
So I'll get -1 8 7 2 2 4 and then 6 -4 11। तो ये 4 सब मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, 4 ही क्यों बना? क्योंकि 3 कॉलम को सेलेक्ट करना था और टोटल 4 कॉलम थे, C1 C2 C3 C4। तो 4 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका होगा 4C3। 4C3 इज 4। अब मैट्रिक्स के रैंक का डेफिनेशन क्या है? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो अब इस सेकेंड डेफिनेशन की हेल्प से अगर कभी रैंक कैलकुलेट करना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो 3 क्रॉस 3 सब मैट्रिक्स बना, अब ये 4 सब मैट्रिक्स बना, इन चारों का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है और अगर इनमें से कोई एक नॉन जीरो आता है तो फिर बोल देंगे कि मैट्रिक्स का रैंक होगा 3। और अगर चारों जीरो आ जाए तो फिर 2 क्रॉस 2 के लिए यही चीज करना है। तो जैसा कि दिख रहा है ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, बट फिर भी ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब जैसे अगर A1 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें, इस मैट्रिक्स अगर A1 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A1 दिस विल बी, ये कैलकुलेशन खुद से भी किया जा सकता है और ऐसे अगर डायरेक्टली देखा जाए तो फिर R1 प्लस R2 इज R3, राइट? 1 + 1 2, 8 - 1 7, 2 + 2 4। तो अगर R1 प्लस R2 R3 है तो दिस मीन्स कि इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए क्योंकि तीनों रो तो इंडिपेंडेंट है नहीं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A1 नॉन जीरो आता तो यहीं पे बोल देते कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। मान लो एक मिनट के लिए कि यहाँ कुछ नॉन जीरो नंबर आया तो यहीं बोल देंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज 3। अगर 0 आ गया तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, फिर आगे A2 के लिए वही चीज करना है, A2 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। अभी हम कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ A2 नॉन जीरो आता है तो फिर यहीं पे पता चल गया कि रैंक 3 होगा। लेकिन अगर 0 आ जाए तो फिर आगे A3 का भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होगा और अगर किस्मत खराब है ये भी 0 आ जाए तो फिर A4 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होगा। अगर इन चारों में से कोई एक नॉन जीरो आता है then in that case the rank of matrix will be 3। और अगर चारों 0 आ जाए तो फिर कोई एक 2 क्रॉस 2 नॉन जीरो अगर हो तो फिर रैंक बोलेंगे कि 2 होगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ये था सेकेंड डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद एक और जनरल डेफिनेशन देखेंगे, एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और उस एशेलॉन फॉर्म के हेल्प से कैसे किसी मैट्रिक्स का रैंक पता करते हैं ये भी सीखेंगे हम लोग।